हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में 1 से 15 अप्रैल 2023 के बीच के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को एमसीक्यू रूप में देखेंगे। मैंने 15 दिनों के महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसको एक बार पूरा जरूर देखें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के एमसीक्यू सीरीज को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में कुल कितने टाइगर हैं। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है और हम लोगों को बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने बाघ हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 3167। तो आप लोग को याद रखना है 2022 के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है, 3167। जबकि हम लोग देखेंगे 2018 के रिपोर्ट के अनुसार तो उस समय देश में बाघों की संख्या 2967 थी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2022 में मतलब 4 साल में लगभग 200 बाघों की वृद्धि हुई है। भारत में पूरे विश्व का 75% टाइगर पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है भारत में पूरे विश्व का 75% टाइगर पाया जाता है। भारत टाइगर के मामले में प्रथम स्थान रखता है। वहीं हम लोग देखें दूसरा स्थान कौन से देश का है, तो दूसरा स्थान रूस देश का है। ठीक है, तो भारत के बाद कौन से देश ऐसा है जहां पर टाइगर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो रूस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो यह रिपोर्ट जारी किया गया है वो किस उपलक्ष्य में जारी किया गया है, तो टाइगर प्रोजेक्ट के कितने साल पूर्ण हो गए हैं, 50 साल। इसलिए यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, क्योंकि 50 साल पहले 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। और जब देश में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था उस समय टाइगर अभ्यारण्य की संख्या कितनी थी, केवल 9। और अभी हम लोग देखेंगे वर्तमान में कितना है टाइगर अभ्यारण्य, तो वर्तमान में टाइगर अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 53 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व को 39वां स्थान मिला है। वहीं उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को 48वां स्थान मिला है, जबकि इंद्रावती टाइगर रिजर्व को इस रैंकिंग में 50वां स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में सर्वप्रथम किस नदी के सुरंग से मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है हुगली, दूसरा साबरमती, तीसरा कावेरी, चौथा यमुना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हुगली। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है देश में सर्वप्रथम हुगली नदी के सुरंग से मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। और यह कौन सा मेट्रो है, तो कोलकाता मेट्रो। और इस जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है, 520 मीटर। तो आप लोगों को इतना तथ्य अच्छे से याद रखना है। नदी पूछेगा तो हुगली याद रखना है, कौन सा मेट्रो द्वारा यह कारनामा किया गया पूछेगा तो कोलकाता मेट्रो द्वारा, और इसकी लंबाई पूछेगा तो कितना याद रखना है, 520 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन रिबन चैंपियन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है संतोष कुमार, दूसरा भूपेश बघेल, तीसरा राहुल गांधी और चौथा नरेंद्र मोदी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए संतोष कुमार। हाल ही में ग्रीन रिबन चैंपियन पुरस्कार से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। और संतोष कुमार एक राज्यसभा सांसद हैं। और कहाँ से ये सांसद हैं, तो तेलंगाना के सांसद हैं। तो उन्हें यह पुरस्कार उनके पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया है। और आप लोग को याद रखना है संतोष कुमार ग्रीन इंडिया चैलेंज
के संस्थापक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है भूपेश बघेल, दूसरा जगन मोहन रेड्डी, तीसरा ममता बनर्जी, चौथा पिनाराई विजयन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है जगन मोहन रेड्डी। और उनके पास कुल कितनी संपत्ति है? तो लगभग 510 करोड़ संपत्ति है। यदि आप लोगों से पूछा गया कि देश के सबसे कम धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका जवाब होगा ममता बनर्जी, और उनकी कुल संपत्ति लगभग 15 लाख के आसपास है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? पहला है आम आदमी पार्टी, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और चौथा है तृणमूल कांग्रेस। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है और इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इस प्रकार से अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी रह गए हैं। आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इन तीनों को ही देश के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी ना रहकर केवल ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना है, जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके नामों को आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी है। पहले नंबर पे आप लोग को याद रखना है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे याद रखना है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तीसरे नंबर पे याद रखना है आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। चौथे नंबर पे आप लोग को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी। और पाँचवें नंबर पे याद रखना है आप लोग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, पाँचवें नंबर पे क्या याद रखना है आप लोग को? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और छठवें नंबर पे आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से देश की कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है जापान, दूसरा कंबोडिया, तीसरा अमेरिका, चौथा कनाडा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका देश के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। और इस जो युद्धाभ्यास है उसमें भारत और अमेरिका की वायुसेना भाग ले रही है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का है। और ये जो हम लोग रैंकिंग बात कर रहे हैं वो बड़े राज्यों के लिए है। और इसमें सबसे खराब स्थान किस राज्य का रहा है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे अच्छा स्थान या प्रथम स्थान किसका रहा? कर्नाटक का। और सबसे खराब स्थान किसका रहा? उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य रैंकिंग भी देखते हैं, जैसे कि न्यायपालिका रैंकिंग। तो न्यायपालिका रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन से राज्य का रहा है? तो तमिलनाडु का इसमें प्रथम स्थान रहा है। और सबसे खराब स्थान देखा जाए तो किसका रहा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यदि पूछा गया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्यायपालिका रैंकिंग में सबसे अच्छा स्थान कौन से राज्य का रहा, तो तमिलनाडु। और सबसे खराब स्थान बोलेगा तो वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिजन रैंकिंग, या फिर जो कारागार रैंकिंग होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान किसका रहा है? कारागार रैंकिंग में प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा है। और सबसे खराब स्थान इसमें रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो आप लोग को इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक पुलिस रैंकिंग। तो इसमें प्रथम स्थान किसका रहा है पुलिस रैंकिंग में? तेलंगाना का। किसका रहा है? तेलंगाना का इसमें प्रथम स्थान रहा है। और सबसे खराब स्थान किसका रहा है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में जानना है। हमारा अगला प्रश्न है,
CCTNS प्रगति रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा। CCTNS प्रगति रैंकिंग में प्रथम स्थान हरियाणा राज्य की पुलिस को मिला है। अब हम लोग यहाँ पर CCTNS का फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य से रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को पूरा किया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक से रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को पूरा किया है। और यह कर्नाटक के किस स्थान से किया गया है? तो चित्रदुर्ग से। और इस चित्रदुर्ग में क्या है? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, जहां से यह परीक्षण किया गया। और इस परीक्षण में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। तो आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन से हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग किया गया था। तो चिनूक हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किसे कहते हैं। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसे रॉकेट को कहा जाता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होते हैं। तो इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है फिनलैंड, दूसरा यूक्रेन, तीसरा पोलैंड और चौथा फ्रांस। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। अब हम लोग यहाँ पर नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि नाटो एक प्रकार का क्या है? सैन्य गठबंधन। क्या है? एक प्रकार का सैन्य गठबंधन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो याद रखना है, नाटो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अब हम लोग नाटो का मुख्यालय देखते हैं। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ये ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम देश में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, दूसरा गीता गोपीनाथ, तीसरा रमेश विक्रमो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। तो आप लोग को याद रखना है, सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है अजरबैजान, दूसरा तजाकिस्तान, तीसरा युगांडा और चौथा है ANB। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ANB। अभी हाल ही में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान इन दोनों को ही मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और इससे पहले 2021 में, अंतिम बार 2021 में चीन और अल सल्वाडोर। ठीक है, तो 2021 में WHO ने चीन और अल सल्वाडोर 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब हम लोग WHO के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन आर्टेमिस द्वितीय के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है क्रिस्टीना कोच, दूसरा रीड वाइसमैन, तीसरा जेरेमी हैंसन और चौथा है विक्टर ग्लोअर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्रिस्टीना कोच।
मिशन आर्टेमिस द्वितीय के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं और इनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे और उनके नाम क्या है? रीड वाइसमैन, जेरेमी हैंसन और विक्टर ग्लोअर। तो इस प्रकार मिशन आर्टेमिस द्वितीय के तहत चंद्रमा पर 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्याज दर बढ़ाने में भारत का कौन सा स्थान है? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है पहला, दूसरा चौथा, तीसरा छठवां और चौथा है सातवां। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, छठवां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्याज दर बढ़ाने में भारत का 6वां स्थान है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें पहला स्थान कौन से देश का है, तो पहला स्थान अमेरिका का है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर किस राज्य में है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हरियाणा और चौथा है ए एंड बी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए एंड बी। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में है। जहां पर देखेंगे हम लोग यदि मनरेगा के तहत मजदूरी दर कितनी है, तो यहाँ पर मनरेगा के तहत मजदूरी दर 221 रुपये है। तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी दर किस राज्य में है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हरियाणा और चौथा है ए एंड बी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी दर किस राज्य में है? हरियाणा में है। और यहाँ मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है? 357 रुपये यहाँ मजदूरी प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुलेगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। अहमदाबाद, बेंगलोर, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बेंगलोर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुलने वाला है? बेंगलोर में खुलने वाला है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के MCQ को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।